तो कल हमने डिस्कस किया था हेर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जो हमें क्या प्रूफ करता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज उसके ऊपर फोकस करना कि जो हेर्शे है और जो चेस इनके एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रूफ करता है, अनइक्विवोकल प्रूफ। इसका मीनिंग पता चल गया ना क्या होता है? डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, जिसको बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ऐसे तो हमारे पास वो भी आए थे, अवेरी वगैरह ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बायोकेमिकल नेचर, जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बेस रखा था, लेकिन उसको क्या किया था, कोई साइंटिस्ट ने उसको डिस्प्रूव कर दिया था, उसको डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन जो हेर्शे और जो चेस का एक्सपेरिमेंट है, उसको कोई भी यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं कर पाया। तो इससे हमें ये चीज तो समझ में आ गई, जो पहले डिबेट था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर डीएनए होगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो ये हेर्शे है और जो चेस है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज किया था? असीमता आंसर आंसर दीजिए। असीमता, आज क्लास में सिर्फ आप ही हो, तो प्लीज माइक ऑन करके आंसर देना। हाँ, बैक्टीरियाफाज। हाँ जी, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? वायरस और बैक्टीरिया? मैम वायरस। वायरस होते हैं। कैसे वायरस होते हैं, क्या करते हैं? मैम ये बैक्टीरिया को ही करते हैं, अटैक करते हैं। हाँ, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। एक तो उन्होंने फॉस्फोरस लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और एक लिया था सल्फर। तो आप मुझे बताइए, जो सल्फर का उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था वो क्या है, और फॉस्फोरस का कौन सा लिया था? मैम सल्फर का रेडियो एक्टिव 35 हाँ उसका जी, और फॉस्फोरस का? नंबर। फॉस्फोरस का मैम 32 लिया था, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं समझ आया था कल? एक्चुअली मैं क्या कह रही थी, शायद आपको वो पता नहीं चला। मैंने कहा कि अगर आपको कभी ये इस चीज में कंफ्यूजन ना हो जाए ना, कि मतलब फॉस्फोरस 35 था कि सल्फर वो था। समझ आया? मैंने कहा था कि एस की शेप 5 की तरह होती है, तो इससे ऐसे नंबर भी, फॉस्फोरस नंबर भी छोटा होता तो मास भी कम ही होगा उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कल आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया था, थोड़ा थोड़ा सा उसका कंटेंट रहता था रीड करने वाला, प्लीज वो आप उसको खुद रीड कर लेना। उस टाइम पे सेशन हमारा ओवर हो गया था। अब आज हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी एक जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि जेनेटिक मटेरियल कौन कौन होते हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन आज हम अभी सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है, एक्चुअली अगर आपको प्लस वन का याद हो ना, तो आपको याद है कई कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका मतलब उनके पास डीएनए होता है ना आरएनए होता है, वो अपना सारा कंट्रोल उन्हीं प्रोटीन की वजह से करते हैं। कुछ याद है आपको? प्लस वन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, वहां पे हम कुछ कैटेगरीज पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, वायरस, विरोइड, प्रियॉन्स। कुछ याद है? अच्छा, याद ही नहीं है। वहां पे एक्चुअली हम प्रियॉन्स पढ़ते हैं। तो प्रियॉन्स के पास डीएनए आरएनए कुछ नहीं होता, इनके पास ओनली प्रोटीन ही होती है, बस प्रोटीन का बना हुआ एजेंट होता है, और प्रोटीन ही इन्फेक्शन कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है, बीएससी। सुना है आपने इसके बारे में? जिसके ये एक्चुअली कैटल के अंदर होती है, तो ये ब्रेन के ऊपर अटैक करती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में जैकॉब डिजीज होती है ना, जो हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करती है। नहीं याद आ रहा कुछ भी? अच्छा, पढ़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक बार इस पे फोकस जरूर करना, क्योंकि अभी भी एक्चुअली ये नया पार्ट ऐड हुआ है, पहले नहीं था एनसीईआरटी में, अभी 2 सालों में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है, तो अभी हम बात करेंगे कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारा टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए? तो नोट कर लो उसको, आरएनए होता है। इसके अलावा एक हमारे पास क्यूबी बैक्टीरियोफाज है,
तो क्यूबी बैक्टीरियोफाज के पास भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, दोनों क्या है, बोथ आर वायरस। नोट करो उसको, ये इंपॉर्टेंट है। असीमता आप भी नोट करो, वायरस के नाम लिखो, 2 वायरस है, एक है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस और सेकंड है क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए है, डीएनए नहीं होता है। नोट कर लिया? असीमता आपने नोट कर लिया? और असीमता आप एक काम किया कीजिए प्लीज, अपने साथ में ना अगर आपके पास एनसीईआरटी है उसको आप ओपन करके बैठा करो, और जो ऐसी चीजें होती है ना उनको आप साइड में लिख दो या फिर हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ो तो आपको वो चीजें हाईलाइट होगी, मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी ये वाली सारी चीजें तो ऐसे भी हमें ध्यान में रहती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीएमवी एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज के अंदर आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, अभी जैसे हमने कहा कि डीएनए क्या है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए तो कुछ ऑर्गेनिज्म ही होता है। अब इसके अलावा कि डीएनए ही प्रीडोमिनेंट क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, और कुछ यहाँ पे आरएनए के फंक्शंस बताए गए हैं, ये फंक्शन आपको आगे जाकर समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया नहीं है। लेकिन जस्ट ओनली आप यहाँ पे नोट कर लो कि जो हमारा आरएनए होता है यहाँ पे डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब डायनेमिक मतलब टू फंक्शन। तो इसके डायनेमिक फंक्शन कौन कौन से, पहला ये मैसेंजर की तरह बिहेव करता है, और सेकेंड ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। अब ये मैसेंजर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, अडेप्टर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी बातें हम बाद में समझेंगे। जस्ट ओनली आप अभी ये 2 पॉइंट नोट कर लो कि जो आरएनए है वो क्या परफॉर्म करता है, डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर मॉलिक्यूल, जो हमारे पास डीएनए के पास नहीं होता है। ये फंक्शन ओनली आरएनए के पास ही होता है, इसीलिए डीएनए को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है। समझ आ गया आपको ये वाला पॉइंट? सॉरी, पॉइंट तो समझ नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस की। ऐसे तो हमने पहले भी अच्छे तरीके से डिफरेंस किए हैं, लेकिन सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे भी हमने कहा कि कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, या इवन चलो प्रोटीन ही मान लेते हैं, अगर कोई बिहेव करता है तो उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि वो क्या करना चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो रेप्लिकेशन कर सके। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, अपनी कॉपी इंक्रीज कर सके, वही होगा जो अपना नंबर इंक्रीज कर सके, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि वो अपने जैसा बना सके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। अब आप खुद सोचो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो केमिकली या स्ट्रक्चरली क्या स्टेबल नहीं है, तो वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं ना डीएनए और आरएनए की, ऐसे तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इवन केमिकल की भी बात करें, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि डीएनए क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए कम होता है। अच्छा, ये बताना चाहोगे डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए नहीं है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो उसकी हाइड्रोजन साइट्स होती हैं ऑक्यूपाइड होती हैं। हाँ, और बॉन्डिंग साइट ऑक्यूपाइड। स्टेबिलिटी का, जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक तो आपने कहा कि बिल्कुल बॉन्डिंग्स है, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई किसके पास? डीएनए के पास। कहाँ पर? आरएनए के पास कहाँ पर है? मैं वही जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आरएनए के पास, तो अनस्टेबल हो गया। और कोई एक पॉइंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताइए असीमता। आरएनए देख के पता चलेगा। याद नहीं हुआ अभी तक? नहीं, हम स्ट्रक्चर तो याद है, उसका बिहेवियर देख के पता चलेगा। अच्छा, उसकी शुगर से रिलेटेड है कुछ? शुगर से रिलेटेड है। यस मैम। मैम जो यूरासिल होता है आरएनए में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है थायमीन से। क्या कह रहे हो आप? मैम जिसके आरएनए है उसमें यूरासिल होता है थायमीन की जगह, तो थायमीन जो है वो रिएक्टिव होता है ज्यादा
तो वो किसी के साथ रिएक्ट इजीली कर, मतलब थायमीन कम रिएक्टिव होता है जो डीएनए में होता है। हाँ, वो कम रिएक्टिव होता है और यूरासिल आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है। यस मैम। अच्छा, ये तो बेस की स्टेबल बात। नहीं होता मैम। ऑक्सीजनेटेड शुगर प्रेजेंट लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो तो अनस्टेबल होता है। कोई भी चीज आप ये पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जो रिएक्टिव होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। यस मैम, लेकिन रिएक्शन के बाद और स्टेबल होता है। रिएक्शन के बाद, लेकिन वो रिएक्टिव होती है तभी वो क्या बोलते हैं, मतलब अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुगर के बेसिस पे आ रहा है कुछ कुछ। ऑक्सीजनेटेड शुगर होती है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर में क्या होता है, जो हमारा ये कार्बन नंबर ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। अगर हम राइबोज की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइबोज के केस में। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ओनली हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से राइबोज शुगर क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है। और ये हमारे पास क्या है, ये लेस रिएक्टिव होती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। राइबोज शुगर क्या है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन मोर रिएक्टिव होने के साथ साथ ये क्या होती है, ये होती है अनस्टेबल। और जो डीएनए के अंदर शुगर होती है, कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, वो क्या होती है, वो स्टेबल है। और रीजन क्या है कि वो क्या होती है, वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होती है। इसके पास क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके पास 1 ऑक्सीजन कम होता है इसके कंपैरिजन में। तो एक रीजन तो हमारे पास ये वाला आ गया। सेकंड रीजन क्या आता है कि देखिए, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो उतनी जल्दी चेंज हो सकता है। जो राइबोज शुगर होती है क्या होती है, ये लबाइल होती है। मतलब आप ये कह लो कि आरएनए जो होता है वो मोर लबाइल होता है डीएनए के कंपैरिजन में। लबाइल क्या होता है, जो इजिली ऑल्टर हो सके, जो चेंज हो सके। अब आप खुद ही सोचो, अगर कोई चीज बहुत जल्दी चेंज हो रही है, इट मीन्स वो क्या लेकर आएगी, एवोल्यूशन लेकर आएगी। तो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन रीजन आरएनए होता है। अब आप जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना, आप उसको इजिली इससे रिलेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हमारा जो जिसके पास आरएनए है, आरएनए इजिली ऑल्टर हो सकता है, डीएनए इजिली ऑल्टर नहीं हो सकता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो जल्दी चेंज हो जाएगा, मतलब जल्दी उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन मतलब म्यूटेंट। तो आज जो हम कोविड की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस, हम क्या बोल रहे हैं, इसका ये वाला म्यूटेंट आ रहा है, ये वाला म्यूटेंट आ रहा है। तो रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। मेजॉरिटी ऑफ वायरस आरएनए ही कंटेन करता है। अब सॉरी, ये तो मुझे भी पक्का कंफर्म नहीं है कि कोविड के अंदर डीएनए है कि आरएनए है, लेकिन जो वायरस आरएनए कंटेन करते हैं वो इजिली ऑल्टर हो जाते हैं। इसीलिए उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम ही रहता है, वो चेंज होता रहता है। समझ आया आपको? लेकिन डीएनए को चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, एक मिनट, तो यहाँ पे प्लीज ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, जो खुद को क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, जो जनरेट कर सके अपने जैसा रेप्लिका। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। वो आपका केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चर से भी स्टेबल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, तो ये स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। केमिकली बात करें, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जो लेस रिएक्टिव होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर हम आरएनए की बात करते हैं, वहां पे क्या है, हमारे पास सेकंड नंबर कार्बन पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव बन जाती है, केमिकली लेस स्टेबल हो जाती है। उसके अलावा थर्ड, लेकिन इसका मतलब देखो, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखो, आरएनए भी खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए आगे जाके प्रोटीन बना सकता है ना। और इसके अलावा अब देखो, अगर हम डीएनए के कंपैरिजन में बात करें, उसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है और हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ स्टेबल और कुछ ना कुछ केमिकली स्टेबल तो है ही है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंज। मतलब
जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जिसके पास कुछ ना कुछ स्कोप होगी, हम पक्का चेंज जरूर होंगे, लेकिन चेंज कैसा होना चाहिए, स्लो चेंज होना चाहिए, जिसे कहते हैं म्यूटेशन, जो किसके लिए चाहिए होता है, एवोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो चेंज होता है, लेकिन वहां पे फास्ट चेंज होता है डीएनए के कंपैरिजन में। एंड फोर्थ है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब जो हमें चीजें मेंडल ने बताई थी उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। एक्सेप्शन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी गई है कि अभी भी जो हमने बात की कि यहाँ पे डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप पहला वाला पॉइंट देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम बात करते हैं बेस पेयरिंग की, तो बेस पेयरिंग ओनली डीएनए में होती है, आरएनए में तो नहीं होती ना, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो कहाँ पे होती है, डीएनए में होती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। अब एक्चुअली यहाँ पे ये जो बेस पेयरिंग की बात करें और ये कॉम्प्लीमेंट्री की आरएनए की किस में बात करें ना, ये तब बात करते हैं जब हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है। तो वहां पे देखिए जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वहीं से ही, मतलब वो इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि आरएनए के पास क्या होगी। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। जो और इनकी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डुप्लीकेशन मतलब रेप्लिकेशन कर सकते हैं। The other molecule in living system such as protein fail to fulfill first criteria, मतलब प्रोटीन के अंदर कोई भी बेस पेयरिंग नहीं होती है, ना ही वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और पहली बात, प्रोटीन कभी भी खुद को डुप्लीकेट नहीं कर सकती है, प्रोटीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो डीएनए, हाँ बिल्कुल, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आरएनए से, लेकिन डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, ठीक है, और डीएनए आरएनए भी बना सकता है, क्योंकि जिनके अंदर डीएनए है ही नहीं वो आरएनए ही वहां पे रेप्लिकेट होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, enough not to change with different stages of life cycle, age or with any change in physiology of the organism। तो स्टेबल, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी as one of the properties of genetic material was very evident in the Griffith transforming principle। अब खुद ही सोचो, वहां पे जब हमने हीट किया था तो हीट करने पे क्या हुआ था, बैक्टीरिया किल हो गया था, ऐसे ही था। लेकिन सोचो उसके बावजूद भी वो कुछ अमाउंट तो हमारे पास क्या कर पाए, कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ वहां पे जेनेटिक मटेरियल किल हो गया था, बट मेजॉरिटी ऑफ किल नहीं हुआ था। अगर वहां पे सारा जेनेटिक मटेरियल किल हो जाता ना, तो जब हमने वहां पे हीट किल डेस्क को लिया था और लाइव आर को लिया था, तो कभी यहाँ से वो चीज यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाती। ऐसे ही होता ना, याद आ रहा है कल वाला लाइन, समझ आ रही है कि हमने क्या बात की थी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उससे कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे आर वाले में ट्रांसफर हुई थी, लेकिन सोचो बैक्टीरिया तो किल था, लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। और एक्चुअली ना अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे टीथ होते हैं ना, तो इनमें ये माना जाता है कि अगर हम इसको 1000 डिग्री टेम्परेचर भी देना, डिग्री सेल्सियस, तब भी इसके अंदर का जो डीएनए होता है वो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो अगर हमें कभी किसी का भी स्केलेटन मिलता है और हमें वहां पे उसके टीथ मिलते हैं तो इजीली हम उनका जेनेटिक मटेरियल निकाल सकते हैं। पता है आपको इसके बारे में? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या उन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी। तो हम उन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ ने क्या किया था, which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material. This now can easily be explained in the light of DNA that two stand being complementary if separated by heating come together when appropriate condition are provided। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे डीएनए है, इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आप इसको हीट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अगर मान लेते कि कंडीशन अप्रोप्रिएट हुई, ये बॉन्ड दोबारा बन सकता है, ठीक है। और लास्ट में ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है। फर्दर सेकंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, जो कैसा ग्रुप होता है, रिएक्टिव ग्रुप है, जो आरएनए को क्या बनाता है, लिबाइल। लिबाइल का मीनिंग क्या होता है, कंटीन्यूअस चेंज होता है, जो इजीली चेंज हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है। अब इजीली क्या है, लिबाइल है तो इजीली डिग्रेडेबल भी होता है।
So RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ये भी अगेन आपको आगे जाके समझ आएगा। आरएनए के पास ना जैसे एक तो आपने पढ़ा ही है बहुत ही फेमस राइबोजाइम, पता है ना आपको राइबोजाइम क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो आपका आरएनए का बना होता है। इस दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ओनली सिंगल एक्सेप्शन है राइबोजाइम की, कि राइबोजाइम एंजाइम होता है लेकिन वो प्रोटीन नहीं होता। वो किसका बना होता है? वो आरएनए का बना होता है। बहुत सारे आरएनए ऐसे हैं जो कैटालिटिक बिहेव करते हैं, मतलब एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ये सारी चीजें आप आगे ना ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे सारी जनरल चीजें। इसके बाद डीएनए क्या है? ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द आरएनए। तो अगर हम बात करते हैं 2 न्यूक्लिक एसिड की कि कौन ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है, तो आंसर क्या है? डीएनए है। इसके अलावा हमने इसके बारे में भी बात की है कि जो थाइमिन होता है एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, वो भी क्या करता है? वो भी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, क्योंकि वहां पर क्या चीज ऐड हो जाती है? मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए। और एक चीज आप कभी भी देखना, जहां पे एक्चुअली मिथाइलेशन हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें वहां पे हो ही नहीं पाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पे मिथाइलेशन की वजह से मतलब ये समझ लो कि अनवांटेड चीजों को रोक देता है वो मिथाइलेशन प्रोसेस। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए एबल टू म्यूटेट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों खुद को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा म्यूटेट होने की कैपेबिलिटी किसकी है? आरएनए की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिए अपनी कॉपी में कि डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट हो सकते हैं, लेकिन आरएनए क्या है? बीइंग अनस्टेबल है, म्यूटेट एट द फास्ट रेट। और यही रीजन है कि जितने भी वायरस है वो जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं। बोलते हैं ना इसका म्यूटेंट आ गया, तो जो हमने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों होता है। आरएनए क्या हम बोलते हैं कि वो वायरस जल्दी उसके नए म्यूटेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी, अब सोचो बैक्टीरिया के नहीं आते हैं। अगर कोई भी डिजीज अगर बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो उसके बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज ज्यादा मतलब होती है, डेंजरस होती है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो रीजन आज हमें पता चला कि उसका रीजन क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वायरस होते हैं वो आरएनए कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो अनस्टेबल होता है और जिसका म्यूटेशन रेट क्या होता है? काफी ज्यादा फास्टर होता है डीएनए के कंपैरिजन में। और एक चीज और इसीलिए यही रीजन है कि उनका लाइफ स्पैन भी काफी छोटा होता है। ठीक है, लेकिन लाइफ स्पैन जरूर छोटा है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होता है, रेप्लिकेट बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से करता है। तो यहाँ पे क्या है? वायरस हैविंग आरएनए जीनोम हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर, जल्दी इवॉल्व होते हैं। सो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अब ये सारी चीजें एक्चुअली आपको ना चैप्टर के एंड तक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आरएनए ही प्रोटीन बनाता है। जो आरएनए होता है ना, आरएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या प्रोटीन बननी है, लेकिन डीएनए जो होता है वो हमेशा ही आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन आरएनए डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारे पास प्रोटीन तो बननी है, प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? आरएनए है। अगेन वही बोल रही हूँ कि जब हम मैकेनिज्म करेंगे ना प्रोटीन कैसे बनती है, तो आप देखोगे वहां पे कि हमें आरएनए चाहिए होता है, राइबोसोमल यूनिट चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उसकी सारी की सारी मशीनरी आरएनए की इन्वॉल्व भी होती है। मतलब अगर आरएनए नहीं है, वो मशीनरी नहीं है, तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो कहाँ पे होती है? अराउंड आरएनए, आरएनए के आसपास ही होती है। एक्चुअल में ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है हमारे पास, आरएनए के भी एक्चुअली बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एमआरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ही सारी की सारी मशीनरी आती है, और तब कहीं जाके इस एमआरएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के अंदर चेंज करती है। सो ये सारी डिस्कशन हमें क्या बताती है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, लेकिन डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए अब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा है कि वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? डीएनए की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो आपका म्यूटेंट थोड़ा स्लो तरीके से होता है, जिस तरीके से हमें चाहिए, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो मोर रिएक्टिव है, अनस्टेबल है और जल्दी म्यूटेट हो जाता है। सो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। मतलब
अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं एक चीज से दूसरी चीज, जैसे सबका रिजल्ट क्या है, प्रोटीन ही होता है एक्सप्रेशन, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए हमें चाहिए होता है कि आरएनए बेटर है। अब अगेन यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ एक और आता है कि अगर हम बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड की, सुना है कभी आपने इसके बारे में? ये बस हमें इसके बारे में बताता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल पहले आया था, डीएनए की आरएनए, तो बहुत सारे एविडेंसेस, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया, इससे हमें ये पता चलता है कि एक टाइम था जब आरएनए वर्ल्ड था, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हर जगह आरएनए 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 था। बाद में आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले यूरासिल आया, यूरासिल से ही थायमिन बना है। थायमिन बनने के लिए क्या, ओनली मिथाइलेशन ही तो हुआ है, वहां पे मिथाइल ग्रुप भी ऐड हुआ है ना थायमिन के ऊपर, बाकी तो यूरासिल का और थायमिन का स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है। आप रिलेट कर पा रहे हो सिंपल, इसको स्ट्रक्चर भूल तो नहीं गए हो? अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर आते हैं तो ये थ्योरी तो फिर कुछ भी नहीं, तो सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद आ रहा है सिंपल, या भूल गए हो? यस मैम। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास कि एविडेंस हमें क्या बताते हैं कि जो हमारे पास जो आरएनए है वो पहले आया है और डीएनए बाद में आया है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट आती है ना कभी कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आंसर है आरएनए। कैसे हमें पता चलता है, बहुत सारे एविडेंस से पता चलता है। कौन कौन से, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लिंसिंग होगी, ये सारी चीजें आरएनए के आसपास ही है। अब ये स्प्लिंसिंग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। एसएससी में तो आप लोगों की भी होगी, ये होता क्या है सारी चीजें। तो आरएनए क्या है, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। तो अभी मैंने वही कहा कि आरएनए क्या होता है, कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है लिविंग सिस्टम के अंदर जिनकी कैटालाइसिस आरएनए करता है। और ये क्या है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटालाइज्ड बाय आरएनए कैटालिस्ट नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। पता चल रहा है ये जो आरएनए कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो एंजाइम्स ही है, लेकिन वो एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं है, वो आरएनए के बने हुए हैं। सो बट आरएनए बीइंग अ कैटालिस्ट वाज रिएक्टिव। तो कैटालिस्ट होने की वजह से क्या बन जाता है, रिएक्टिव, इसीलिए बन जाता है अनस्टेबल। तो इसके अनस्टेबिलिटी के बहुत सारे रीजन है आरएनए के। एक तो रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने के साथ साथ इसकी शुगर में एक ऑक्सीजन और ज्यादा प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कितने सारे फीचर्स इसके पास। सो देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है, जो शुगर आरएनए को स्टेबल बना रही थी वो डीएनए में वहां से वो हट गया, वो ग्रुप भी वहां से रिमूव हो गया। आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर क्या आ गया, मिथाइलेशन, थायमिन आ गया यूरेसिल की वजह। तो ये सारी चीजें हमारे आरएनए के अंदर क्या हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ और उन्होंने क्या बनाया, डीएनए को बनाया जो क्या है, मोर स्टेबल है। सो डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड having complementary standard further resist the change by evolving a process of repair। इसका मीनिंग क्या है, ये भी अगेन आपको आगे जाकर ही समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं मेन अपनी टॉपिक की, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये तो सारी जनरल बातें थी कि यहाँ पे एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ये हमने सारे बात की कि उसके क्या क्या ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको उसको फुलफिल करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहला क्या था कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो और म्यूटेशन कर सके। लेकिन म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, स्लो, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन। लास्ट पॉइंट था कि हमारे पास जो भी चीजें एक्सप्रेस होती है वो मेंडेलियन की कैरेक्टर को क्या करें, एक्सप्रेस उसको फॉलो करें। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी बातें की, तो ये थी सारी जनरल बातें। फिर हमने कहा आरएनए वर्ल्ड के बारे में बात की। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है।